Hello, my dear students. Beta, we are over with Unit 1st of Class 11th, Biology. In this video, we will be starting our Unit 3, Chapter 8, Cell, the Unit of Life. सेल को स्टार्ट करने से पहले हम अपने यूनिट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं. दिस यूनिट इज़ ऑल अबाउट सेल और जिसको हम इन शॉर्ट बोलते हैं सेल बायोलॉजी. तो बेटा पूरी यूनिट में हमें 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं. चैप्टर नंबर 8 सेल के स्ट्रक्चर, फंक्शंस, उसके ऑर्गेनल्स के बारे में है. Chapter 9 will be dealing with the biomolecules, their structure, like we will be doing DNA, proteins, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स क्या होते हैं, और लास्ट में हम देखते हैं एंजाइम्स एंड इट्स स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स. द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस यूनिट विल बी डीलिंग विद द सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन. यहाँ पे हम माइटोसिस एंड मियोसिस के बारे में पढ़ेंगे. दिस माइटोसिस एंड मियोसिस आर द 2 टाइप ऑफ सेल डिवीजन, जहाँ हम देखेंगे कि सेल डाई आउट होने से पहले अपनी साइकिल को कंप्लीट करने के लिए अपनी 2 आइडेंटिकल कॉपी या 4 आइडेंटिकल कॉपी बनाता है. एक्चुअली माइटोसिस में 2 बनती हैं. माइटोसिस विल बी गिविंग अस 2 कॉपीज. फाइन. एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मियोसिस में एक सेल बनाता है अपनी 4 कॉपीज़. तो ये हमारे पास 2 तरीके हैं सेल डिवीजन के. सो सेल बायोलॉजी में हमें कंप्लीट डिटेल मिलने वाली है. सेल क्या है, डिफरेंट टाइप्स क्या हैं, ऑर्गेनल्स क्या करते हैं, उनका फंक्शन क्या है. नेक्स्ट थिंग बायोमोलिक्यूल. सेल भी तो किसी चीज़ का बना होगा, तो सेल में भी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है. थोड़ी बहुत केमिस्ट्री करेंगे, बॉन्डिंग करेंगे, एंजाइम्स का पार्ट करेंगे. एंड चैप्टर नंबर 12 विल बी डीलिंग अबाउट द माइटोसिस, मियोसिस, कि एक साइकिल कंप्लीट कैसे होती है, सेल की जो लाइफ स्पैन होती है उसकी हिस्ट्री के बारे में हम बात करेंगे. एंड व्हाट आर द डिफरेंट वेज अ सेल कैन यूज़ फॉर इट्स रेप्लिकेशन. ओके, ये तो था हमारी यूनिट का इंट्रोडक्शन. आगे चलते हैं हम. रामाचंद्रन के बारे में हमें एक डिटेल ज़रूर पता होनी चाहिए, दैट हिज कंट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को समझने के लिए उन्होंने रामाचंद्रन प्लॉट नाम की एक टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर को इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें उन्होंने कोलेजन के स्ट्रक्चर को स्टडी करके ये टेक्नोलॉजी एनहांस की थी. तो आज भी बेटा हम इसी सॉफ्टवेयर के हेल्प से अपने डिफरेंट प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए हेल्प लेते हैं. तो यहाँ पे हमारा जो प्रोटीन है वो प्राइमरी है, टर्शरी है, क्वाटनरी है या सेकेंडरी है, कौन से उसमें टर्न्स हैं, कितने हेलिकल्स हैं, कितने सब यूनिट्स हैं, तो हमें इस प्लॉट से पता चल जाता है. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और उन्होंने अपना जो कंट्रीब्यूशन है नेचर नाम की मैगजीन में पब्लिश किया था. ये एक हमारा साइंस जर्नल है एंड द ईयर वाज 1954. बाकी इसकी डिटेल्स दे रखी हैं, इनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में, कहाँ से उन्हें एजुकेशन ली, कहाँ से बिलोंग करते हैं हायर स्टडीज़ के लिए, ये कहाँ गए. बट दिस थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रामाचंद्रन प्लॉट, टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स. ओके, आगे चलते हैं. So here we will be starting our chapter number 8, that is cell, the unit of life. सबसे जब हम इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं बच्चे, सेल को हम बोलते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है. जैसे कि हम लाइफ को अगर डिटेल में देखते हैं, लेट अस जूम इन वंस अगेन. ओके, तो लाइफ को बेटा जब हम डिटेल में देखते हैं, वी नो वेरी वेल, हमने लोअर क्लासेस में भी किया है कि लाइफ को मेंटेन करने के लिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है. हमने चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ा था. दे कैन डू रिप्रोडक्शन, कॉन्शियसनेस होती है, एनवायरनमेंट को सेंस कर लेते हैं, ग्रोथ करते हैं, देन दे रिक्वायर दिस एनर्जी को यूटिलाइज करने के लिए उनको डाइजेशन करना पड़ता है, एब्जॉर्प्शन है, एक्सक्रीशन है. सो मैनी इंपॉर्टेंट फीचर्स वी आर गोइंग टू डील विद द लिविंग ऑर्गेनिज्म. लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डेफिनेशन वही होती है बेटा जिसमें हमें ये बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक या लाइफ प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं उनकी प्रेजेंस देखने को मिलती है. जो ये सारी चीज़ रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन नहीं कर पाती हैं, उनको हम बोलते हैं दैट दीज थिंग्स आर नॉन लिविंग. तो लाइफ को परफॉर्म करने के लिए वी नो दैट वी नीड सम प्रोसेस, एंड द सेल इज़ द अल्टीमेट
प्लेस जहाँ पे ये सारे प्रोसेस कैरी आउट होते हैं. सो दैट इज़ वाई द सेल इज़ नोन एज फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. We are actually thinking that when we are writing we are using our fingers, hand और उसकी muscles use हो रही है, but a collective सिस्टम अगर हम एक ऑब्जर्व करने बैठते तब हमें पता चलता है दैट आर हार्ट इज़ मेड अप ऑफ सेवरल टाइप ऑफ मसल्स, प्रोटीन, जिसमें नर्व्स आती है मैसेज लेके ब्रेन का, एक कोऑर्डिनेशन का काम चलता है. तब हमें पता चलता है हमें क्या लिखना है, कौन सा अल्फ़ाबेट किस पर्टिकुलर स्टाइल में हमें राइट डाउन करना है. तो इसीलिए कोई भी फंक्शन हम परफॉर्म कर ले, चाहे वो वॉकिंग का हो, रनिंग का हो, देखने का हो, खाना खाने का हो या राइटिंग का, जैसे हम ये हमने डिस्कस किया, ऑल द फंक्शंस आर बीइंग परफॉर्म्ड बाय सेल. सेल में अगर कुछ प्रॉब्लम आ गई, मसल्स में कोई प्रॉब्लम है, नर्व्स में प्रॉब्लम आ गई, या हमारी स्किन आगे से बर्न आउट हो रखी है, या बोन के सेल्स अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, जो भी बेटा हमारा राइटिंग का प्रोसेस है वो अफेक्ट होगा ही होगा. तो इसीलिए हम एक सिंपल सा काम करने के लिए, लिखने के लिए भी नंबर ऑफ सेल्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है. हर एक सेल हेल्दी वे में अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करेगा तब जाके हमारी वो एक्टिविटी अच्छे से हम कर सकते हैं. तो यहाँ पे तो मैंने राइटिंग का एग्जाम्पल दिया. अगर हम सिंपल चीज़ों को देख रहे हैं तो इसमें भी बेटा लेंस में अलग सेल्स हैं, फिर रेटिना में अलग है. जो रेटिना में इमेज बनती है ब्रेन तक उसको ले जाने के लिए वी आर हैविंग दिस ऑप्टिक नर्व्स, और फिर ब्रेन के लास्ट पार्ट को जिसको हम ऑसिपिटल लोब बोलते हैं, वहाँ पे जाके जब इन्फॉर्मेशन हम सेंस करते हैं तो वहाँ से दोबारा आपको रियलाइज़ होता है आप क्या चीज़ देख रहे हो, उसका कलर कितना है, कितने डिस्टेंस पे है, इज़ इट मूविंग और स्टेगनेंट. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स जो हमें क्लियर कर देते हैं कि एक्चुअली हमें लग रहा है कि हमारी आइज से हम काम कर रहे हैं, हाथ से काम कर रहे हैं, वॉकिंग का कर रहे हैं तो लेग इन्वॉल्व हैं, बट एक्चुअली दीज आर द सेल. और उसमें भी एक सेल इन्वॉल्व नहीं है, मसल्स हैं, बोन्स हैं, नर्व्स हैं, प्रोटीन्स हैं, सो मैनी थिंग्स आर कमिंग टुगेदर टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन. ये तो था फंक्शन के अकॉर्डिंग. नाउ लेट्स सी why these are known as structural unit of life. जो भी हमारा शेप स्ट्रक्चर होता है इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ दिस मिलियन और ट्रिलियंस ऑफ टिश्यूज़. अब यहाँ पे मिलियन ट्रिलियन मैंने बोला, दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. लेकिन अगर बेटा अगर मैं बात करती हूँ कुछ स्पेसिफिक एनिमल्स की, या फिर जैसे हमने फाइलम अपने प्रीवियस चैप्टर में देखे थे, हमने सिलेंट्रेटा की बात की थी, वी हैव सीन पॉरीफेरस स्पंज जिसको हम बोलते थे, तो वहाँ पे टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थी. तो ज़रूरी नहीं है बेटा कोई भी आपका प्लांट है या एनिमल है वो मल्टी सेलुलर ही हो. वी आर हैविंग मोनेरा, वी आर हैविंग फंगस, वी आर हैविंग एल्गी, जहाँ पे कुछ सेल ही पूरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी को फॉर्म कर लेते हैं. तो जैसे ही हम अपनी बॉडी को ऑर्गेनाइज करते हैं सो वी आर वेरी मच फोकस कि सेल्स कितने हैं, उनके नंबर को हम देखते हैं और किस अरेंजमेंट में, किस शेप में वो अलाइन है. अगर हम किसी स्नेल को देखते हैं वो हमें इलोंगेटेड दिखाई देती है क्योंकि बेटा उसकी जो सेल्स हैं वो भी एक वर्टिकल मैनर में अपने आप को अरेंज कर रखे हैं. वो एक के ऊपर एक ऐसे नहीं है, वरना इसको हाइट मिल जाती, विड्थ भी मिल जाती, ठीक है. लेकिन जो हमारी स्नेल है या स्नेक हम बोलिए या सैलमेंडर बोलिए, दीज आर इलोंगेटेड वन, वर्म लाइक, तो इनकी विड्थ कम रहती है, लेंथ ज़्यादा रहती है. दैट मीन्स सेल ने एक के बाद एक अपने आप को अरेंज कर रखा है जस्ट लाइक अ ट्रेन. बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट टॉल ट्रीज़, अगर हम मैंगो ट्री की बात करें या नीम की बात करें, एलिफेंट की, ज़िब्रा की बात करते हैं, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे एनिमल्स के पास हाइट भी ज़्यादा है और सरफेस एरिया भी ज़्यादा है. सो दिस इज़ द केस जहाँ पे सेल्स ने अपनी अरेंजमेंट में क्या किया है, ऊपर भी वो अरेंज हो रखे हैं और साइड में भी अपने नंबर को इंक्रीज़ कर रखा है. सो द बॉटम लाइन इज़ the manner in which our cells will be arranging, we will be shaping in that manner only. जिस मैनर में हमारे सेल्स अरेंज होंगे वैसा ही शेप, स्ट्रक्चर, हाइट, विड्थ ऑर्गेनिज्म को मिल जाती है. ओके, सो दैट वाज द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ दिस चैप्टर कि सेल क्या हैं, क्यों इनको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहा जाता है. अब आते हैं हम हिस्ट्री पे कि सेल को हम स्टडी करते करते आज यहाँ तक कैसे पहुँचे, क्यों हमें सेल के बारे में इतनी डिटेल पता है. So the story began at 1665 with the scientist named as Robert Hooke. So Robert Hooke firstly coined this term known as cell when he has observed these tiny structures inside a cork.
कॉक हमारी स्टेम होती है, आउटर पार्ट होता है एक्चुअली, एंड इट इज़ मेड अप ऑफ डेड सेल्स। तो पहले जो लेबोरेटरी में बेटा हम रिएजेंट बॉटल्स यूज़ करते थे, उसको कवर करने के लिए हम उसकी नेक में जो कॉक है वो इंसर्ट करा देते, जो ऊपर से ब्रॉड होता था और नीचे से नैरो, ताकि उसकी नेक में वो आराम से फिट हो जाए। नीचे हमारी ऐसे बॉटल होती थी। तो उसने कॉक के ऊपर जब देखा, ही गॉट टू सी दैट दिस कॉक इज़ मेड अप ऑफ टाइनी टाइनी स्ट्रक्चर्स, और वो हर एक साइड से बंद हैं, दे आर क्लोज फ्रॉम ऑल द साइड्स। सो दैट इज़ वाई ही हैज़ नेम्ड दिस टाइनी स्ट्रक्चर एज सेल, क्योंकि इंग्लिश में जो चीज़ हर एक साइड से क्लोज होती है, जैसे प्रिजन होता है किसी क्रिमिनल का, तो उसको हम सेल बोलते हैं। सो दैट वाज द स्टोरी, कहाँ से ये सेल आया, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा टाइनी थे, अपने आप को रिपीट कर रहे थे, जैसे हम एक वॉल में छोटी छोटी ब्रिक्स को रिपीटेडली अरेंज होते हुए देखते हैं। बट उन्होंने अभी ये नहीं कहा था कि सारी लिविंग ऑर्गेनिज्म, वेदर दीज आर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स या एनिमल की कोई भी फाइलम हो, सब में सेल हैं। बट उन्होंने ये बोल दिया कि ये जो चीज़ है छोटे छोटे कंपार्टमेंट से बनी है, प्लांट छोटे कंपार्टमेंट से बना हुआ है। आफ्टर दैट इन द ईयर 1774, it is not actually 1774, okay, it is 1674, by mistake I have written 17, so it is 16 only। 1674 another scientist named as Anton Leeuwenhoek, ये हमारे एनसीईआरटी में भी दे रखा है, यहाँ से इन्होंने स्टोरी को स्टार्ट कर रखा है। ओके ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया, दैट दी सेल्स आर एक्चुअली लिविंग। बेटा रॉबर्ट हुक को क्रेडिट जाता है सेल को डिस्कवर करने का, लेकिन ये बताने का क्रेडिट कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी या जितना भी पार्ट है वो यूनिसेलुलर है। कोई छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो चाहे लिविंग ऑर्गेनिज्म बड़ा है छोटा है, इफ़ इट इज़ लिविंग द बॉडी नीड टू बी कंटेन दिस टाइनी स्ट्रक्चर विच वी कॉल्ड एज सेल। तो इन्होंने पहली बार वर्ल्ड को बताया था कि ये सिर्फ कंपार्टमेंट नहीं है, जैसे रॉबर्ट हुक बोल रहा है कि छोटे छोटे ब्रिक जैसे पीसेस हैं, अपने आप को रिपीट करते रहते हैं, बॉडी बन जाती है। सो ही हैज़ टोल्ड दैट दीज आर एक्चुअली लिविंग। तो बेटा लेवेनहुक का कॉन्ट्रीब्यूशन रॉबर्ट हुक से भी ज़्यादा माना जाता है सेल बायोलॉजी में। उन्होंने पहली बार उनको बोला था दैट दी सेल्स आर सेल्फ सस्टेनिंग यूनिट, इनको बाहर से कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई मशीनरी इनको गाइड नहीं करती है, इनके अंदर ही छोटे छोटे सिस्टम लगे हुए हैं, और ये नेचर को सेंस करना, अपना रिप्रोडक्शन करना, या फिर इनको कब एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो उसको ये सारे काम बहुत अच्छे से करने आते हैं। दैट इज़ वाई वी आर नॉट लिविंग अनटिल एंड अनलेस आवर सेल्स आर लिविंग। इट इज़ द सेल ओनली दैट डज ऑल द फंक्शंस ऑफ आवर सेल्फ, एंड दैट इज़ वाई वी आर रिगार्डेड एज लिविंग। जिस टाइम पे सेल अगर डेड हो जाते हैं, हमारी कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं हो पाएगी, एंड ऑर्गेनिज्म इज़ रिगार्डेड एज डेड। सो दैट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट contribution followed by Anton Leeuwenhoek. Now Robert Hooke came and he has discovered the nucleus. He has told that सेल को कंट्रोल करने के लिए सेंटर में एक डार्क पीस होता है जिसमें डीएनए जैसा थ्रेड लाइक कुछ होता है, एंड दिस न्यूक्लियस इज़ नोन एज ब्रेन ऑफ द सेल। अगर सेल में से हम न्यूक्लियस को निकाल लेते हैं, सेल अपनी किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब उसके पास जो इन्फॉर्मेशन का चार्ट है, बुकलेट है, वो मिस आउट हो चुकी है। सो सेल डजंट नो व्हाट टू डू विथ व्हाट सॉर्ट ऑफ ऑर्गेनल। हर एक ऑर्गेनल अब अपना फंक्शन परफॉर्म करने में कॉम्प्लेक्सिटी फील करेगा, एंड दैट इज़ हाउ अ सेल इज़ गोइंग टू डाई। ओके, आफ्टर रॉबर्ट ब्राउन हेयर केम्स द मैथलिस, स्केल्टन एंड द श्वान। और दोनों ने मिलके बेटा, एक बॉटनिस्ट थे हमारे जो कि प्लांट की स्टडी को कंडक्ट करते थे। बॉटनिस्ट इज समवन दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट। बॉटनी हमारी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जो प्लांट है, उनके प्रोडक्ट्स, उनके प्रोसेस को स्टडी करने में हेल्प करती है। सो मैथलिस स्केल्टन वॉज अ बॉटनिस्ट। द ईयर नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द 1838। ओके, ही वॉज द वन, उन्होंने प्लांट्स को स्टडी किया, एंड द सेकेंड साइंटिस्ट वो श्वान। अब वो जूलॉजिस्ट थे। जूलॉजिस्ट इज़ एक्सपर्ट इन द स्टडी ऑफ एनिमल्स।
जैसे जहाँ पे हम एनिमल्स को देखते हैं उसको जू बोलते हैं। तो अब हमारे पास दो साइंटिस्ट दोनों अलग अलग फील्ड से आ चुके हैं। एक ने श्वॉन ने एनिमल्स को स्टडी किया, स्केल्टन वॉज डन हिज स्टडी ऑन द प्लांट्स एंड दे हैव गिवन 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी में बेटा कुल मिला के हमारे 3 पॉइंट है। तो पहला पॉइंट इन्होंने एंटन लेवेनहुक लिया, दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म कितना बड़ा या कितना छोटा है वो सेल से ही बना है। सेल नंबर, सेल का शेप, स्ट्रक्चर वेरी करता है, लेकिन उसकी बॉडी में सेल ही हैं उसको लिविंग बनाने के लिए। नेक्स्ट थिंग, उन्होंने सेल की डेफिनेशन को एलोब्रेट किया, दैट दीज आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसको मर्ज करके एनसीईआरटी में एक ही लाइन में दे रखा है, वो हम यहाँ पे हाईलाइट करेंगे। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल, हम सेल से बने हुए हैं, एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, यानी सेल कंबाइन होके टिश्यू या टिश्यू कंबाइन होके ऑर्गन या कंबाइन होके ऑर्गन क्या बना लेते हैं, ऑर्गन सिस्टम। बट बेसिक अगर हम देखें तो ये हमारे सेल ही हैं, एंड दीज सेल्स आर गोइंग टू परफॉर्म ईच एंड एवरी फंक्शंस ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, सो दीज वर द 2 पॉइंट्स। ये हमारे इन दो साइंटिस्ट ने स्केल्टन एंड श्वॉन ने दिए थे, तो इसलिए इस थ्योरी को हम स्केल्टन एंड श्वॉन थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। नाउ दे हैव नॉट टोल्ड अबाउट एनीथिंग अबाउट द सोर्स ऑफ सेल, फ्रॉम वेयर डज दीज सेल्स केम फ्रॉम। यहाँ पे अब हमें कंट्रीब्यूशन किसका लेना पड़ा, रुडोल्फ वर्काउ का। यहाँ पे आ जाते हैं, सेकेंड पैराग्राफ, हियर इट इज़। ठीक है, तो हमारा जो थर्ड पॉइंट बेटा सेल थ्योरी में आया था, इट वॉज गिवन बाय दिस रुडोल्फ वर्काउ एंड ही हैज़ गिवन इम्पॉर्टेंट फ्रेज नेम्ड एज ओमिनस सेलुला अ सेलुला। सेलुला का वर्ड यहाँ पे सेल को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ओमनिस का मतलब है सेम। तो सेम सेल डाई आउट होने से पहले, जैसे कि इंट्रोडक्शन में हमने किया था कि सेल को जैसे ही पता चलता उसकी लाइफ स्पैन कंप्लीट होने वाला होती है, तो वो अपना रिप्रोडक्शन करके आइदर बाय माइटोसिस और मियोसिस अपनी नेक्स्ट कॉपीज़ को क्रिएट कर लेता है, नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस कर लेता है। सो दिस वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन, और यू कैन से एलोब्रेशन ऑफ द सेल थ्योरी, क्योंकि उन्होंने 2 पॉइंट दे के छोड़ दिए थे और इन्होंने सेल थ्योरी को आगे एक्सटेंड किया, एलोब्रेट किया, एंड फाइनली ही हैज़ एड्रेस्ड द क्वेश्चन कि सेल कहाँ से आए। सो ही हैज़ गिवन दिस फ्रेज ओमिनस सेलुला अ सेलुला, कि जो सेल आते हैं वो अपने प्री एग्जिस्टिंग पेरेंट सेल से ही आते हैं। पेरेंट स्प्लिट होके 2 सेल अपने बना देता है और खुद ख़त्म हो जाता है। सो ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो यहाँ पे अब हमें सेल थ्योरी के 3 पॉइंट मिल चुके हैं। फर्स्ट, all living organisms are made up of cell. Second, these are our functional and structural unit. And third, parent cell before it is getting die out will be replicating itself and giving its next generation. तो जो सेल्स आते हैं वो अपने प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर से ही आते हैं, कोई उनको क्रिएट करने के लिए दूसरी फैक्ट्री नहीं लगी हुई है। सो दैट वाज द हिस्ट्री बेटा। अब हम थोड़ा सा सेल का ओवरव्यू कर लेते हैं। सेल के अंदर जो हमारे टाइनी स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं उनको हम बोलते हैं ऑर्गेनल्स। अभी हमने बात की न्यूक्लियस की, इट इज़ रिगार्डेड एज ब्रेन ऑफ द सेल। अब मान लीजिए ये माइटोकॉन्ड्रिया है, दिस इज़ राइबोसोम, यहाँ पे हमें एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम मिल जाते हैं, सॉफ्ट एंड रफ दोनों टाइप के। ये लाइजोसोम हो गया, छोटे छोटे राइबोसोम अलग अलग टाइप के होते हैं। देन वी आर हैविंग दिस टाइनी वैक्यूल। प्लांट सेल में देखेंगे हम सेल वॉल भी होती है, क्लोरोप्लास्ट है, प्लास्टिड्स है। सो वेरी वेरी टाइनी बॉडीज़ which are actually occurring inside this plasma membrane, जिसके अंदर साइटोप्लाज्म फिल रहता है, उनको हम बोलते हैं ऑर्गेनल्स। हर एक ऑर्गेनल, जैसे यहाँ पे भी नाम दे रखे हैं, वैक्यूल, माइक्रोबॉडीज़, गोल्जी एपरेटस, तो इनका जो बेटा शेप और फंक्शन होता है वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। जिस तरह हमारे घर में बाहर से आप देखेंगे एक घर रहता है और घर में डिफरेंट डिफरेंट रूम्स रहते हैं। बेडरूम में हम रेस्ट करते हैं, लिविंग रूम में हम गेस्ट को एंटरटेन करते हैं, देन किचन इज़ मेंट फॉर सम अनदर पर्पस। तो ऐसे ही सेल में जो डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे हमें कंपार्टमेंट्स देखने को मिलते हैं, दीज आर एक्चुअली नोन एज
ऑर्गेनिल एंड उनका शेप स्ट्रक्चर उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग डिज़ाइन हो रखा है। हर एक का काम करने का तरीका अलग है, हर एक की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अलग है। अब इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को बांटता कौन है? हु डिसाइड व्हाट माइटोकॉन्ड्रिया विल बी डूइंग? राइबोसोम्स कौन से टाइप के बनेंगे? 70S के बनेंगे, 80S के बनेंगे? राइबोसोम्स करेंगे क्या? सो अगेन दिस इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन न्यूक्लियस इन द फॉर्म ऑफ DNA। चैप्टर को जब हम आगे पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है सेल्स वेरी इन साइज, शेप एंड एक्टिविटीज़। जो हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट सेल आता है वो 0.3 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर होता है 10⁻⁻6 मीटर, यानी पॉइंट फॉलोड बाय 5 zeros एंड 1 लास्ट में यूनिट लगेगी मीटर। ओके, सो ये इतना छोटा होता है। माइकोप्लाज्मा को हम मान के चलते हैं 0.1 माइक्रोमीटर से 0.3 माइक्रो, ऐसे इसको टिल्टेड यू बनाते हैं, माइक्रोमीटर तक इनका साइज़ होता है। ये बेटा बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं। इन मोनेरा वी हैव डन दैट दीज आर द बैक्टीरिया ओनली बट विदाउट सेल वॉल। सो जनरली बैक्टीरिया से भी स्मॉल इनका साइज़ मिलेगा क्योंकि इनके पास फर्स्ट लेयर है ही नहीं, दैट इज़ सेल वॉल। ओके, सो दिस इज़ द स्मॉलेस्ट सेल। अगर हम बिगेस्ट की बात करते हैं, बिगेस्ट में बेटा आता है हमारा एग ऑफ ऑस्ट्रिच। ये देखिए जो हम हाथ में होल्ड कर सकते हैं, और उसके बाद अगर हम इसको नेक डाई से देखें तो भी ये विजिबल हो जाता है। माइकोप्लाज्मा आपको विजिबल होगा ही नहीं। अब इसका साइज़ अगर हम बात करें 15 to 20 सेंटीमीटर होती है इसकी लेंथ। तो यहाँ पे अब ये देख लीजिए कितना कॉन्ट्रास्ट हो गया है। अब ऑस्ट्रिच का एग, उसका जो फंक्शन है वो अलग है। बैक्टीरिया अपनी लाइफ स्पैन को अलग तरीके से एग्जिट करता है। नेक्स्ट थिंग इज़ रिगार्डिंग अबाउट शेप। शेप देखने के लिए देखिए कितना अच्छा डायग्राम NCERT में रिप्रेजेंट कर रखा है। RBC आर बाइकनकेव इन शेप, बीच में से ये थोड़े से शैलो होते हैं, जो हमारे एजेस होते हैं, कॉर्नर होते हैं, वहाँ से ये प्रोफरेटेड होते हैं। WBC अलग अलग टाइप के हैं, कोई लिम्फोसाइट्स है, कोई मोनोसाइट है। देखिए न्यूक्लियस का जो इसके अंदर स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको पिंकिश कलर का, वो अलग अलग दिखाई दे रहा है। तो WBC सोल्जर्स ऑफ आर बॉडी कहलाते हैं। RBC बेटा पूरी बॉडी में एक ही टाइप के, लेकिन WBC यहाँ पे अलग अलग टाइप के हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर फंक्शन, किस एंटीजन को कैसे वो अटैक करके किल करने वाले हैं। कॉलमनर एपिथेलियल कॉलम जैसे हैं, बड़े बड़े हैं, सिलेंड्रिकल से हैं। न्यूरॉन को देखिए, जैसे हमारा हैंड होता है, आगे पाम होती है, फिर हमारा फोरआर्म स्टार्ट हो जाता है, ऐसे ये कुछ दिख रहा है। बहुत ही यूनिक स्ट्रक्चर है बिकॉज दीज कॉन्स्टिट्यूट आर नर्वस सिस्टम। लुक एट दिस ट्रैकीट, जो जाइलम में प्रेजेंट होते हैं, होलो होते हैं, इनमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, कंडक्शन ऑफ वाटर में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट थिंग मेसोफिल, these are having plenty of this black dot. These black dots are actually chloroplast, जिसमें chlorophyll होता है, and these mesophils are very very specialized in doing photosynthesis. So इस डायग्राम से हमें बेटा बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाता है कि सेल सिर्फ और सिर्फ एक जैसे नहीं होते हैं। रॉबर्ट हुक ने ये बता दिया था कि सेल होते हैं डेड में। एंटोन लेविन-हुक ने बताया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। कोई भी अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये है। लेकिन आज बेटा माइक्रोस्कोप हमारे पास इतने एडवांस लेवल के हो चुके हैं दैट वी नो वेरी वेल कि सेल का साइज़, अभी हमने कंपेयर किया माइकोप्लाज्मा ऑस्ट्रिच को, और जो उसका शेप होता है उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग, उसकी एक्टिविटी के अकॉर्डिंग डिज़ाइन होता है। So not all the cells are same in their function and structure. In next video we will be starting our prokaryotic cell. So this is the beta introductory video on this chapter number 8. You will be reading till prokaryotic cells and underline the NCERT. Bye bye everyone and take care.